में आते हैं। तो किस तरह से छोटी-छोटी जो वो सोचते हैं बहुत आधिपत्य है उनका बच्चों के ऊपर और लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों के लिए कई बार बहुत हानिकारक होती है, उनके साइकोलॉजी के लिए बहुत गलत होती हैं। तो इसीलिए मैंने इस का चयन किया है कहानी का और कहानी का नाम है पाजेब, जो इस तरह से है। बाज़ार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है। जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप यह पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इसका न पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेंगी। मैंने कहा कैसी पाजेब? बोली वही जैसे रुक्मिन पहनती है, जैसी शीरा पहनती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। बोली मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा अच्छा भाई आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब भी लाई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहां ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़ियों की टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघड़ लगती थी और बच्चे की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना ही मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी तो हम भी बाईसाइकिल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा अब के जन्मदिन को तुझे बाईसाइकिल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं। कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि तो हम बाईसाइकिल जरूर लेंगे। जन्मदिन वाले रोज बुआ ने कहा कि हाँ यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुम्हें बाईसाइकिल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था। वह फिर उतार कर रख रखा दी गई जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं? मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन सी 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था। श्रीमती जी ने आकर कहा तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा क्या मतलब? बोली कि देखो यहाँ मेज वेज पर तो नहीं, एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आएंगी? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी कि फिर कहाँ गई? मैंने कहा तुम्ही ने तो रखी थी, कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतारकर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि चलकर वह इस कमरे से कैसे आ जाएगी? भूल हुई होगी, एक रखी होगी, वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। इस पर श्रीमती जी कहा-सुनी करने लगी। तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दूसरे उल्टे मुझे दोष कहते हो। कह तो रही हूँ, मैंने दोनों संभाल कर रखी थी।
मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी, तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है। हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली हो। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद था। मैंने कहा तो उससे पूछा? बोली वह तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जोर से बोली तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम ही तो किसी बात की फिक्र तुम्हें तो है नहीं। डांट कर क्यों नहीं कहते हो उसी बंसी को बुलाकर? जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूं कि ला पाजेब दे दे? श्रीमती झल्लाकर बोली हो चुका तुमसे कुछ। तुम्ही ने तो इन नौकरों की जात को शहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे से न चढ़ेंगे तो क्या होगा? बोली कि कह तो रही हूं किसी ने उसे बक्स से निकाला ही है, और 16 में 15 आने वह बंसी है। सुनते हो ना, वही बंसी है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती जी ने कहा कि तुम नौकर को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं। बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते? मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा। वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बजाते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शय देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई तो? बोली नहीं नहीं, मिली ही तो नहीं रही, नहीं तो बता ना देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसे पतंग की इसे इजाजत दी। बस सारा दिन पतंग पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ एक दिन तोड़ ताड़ के उसकी सारी पतंग डोर एक तरफ रख दो। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा, क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है? तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया है। वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और फूल आया, और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है, और सदा ही उसे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए इत्यादि। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं। सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा। हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी ही दे सकते हैं, बल्कि बोलने पर तो तुम्हें इनाम मिला करता है। आशुतोष तब बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध में अस्थिर और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली है, नहीं ली है, नहीं ली है। यह कहकर वह रोने को आया, पर रोया नहीं। आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा, देखो बेटा, डरो नहीं। अच्छा, जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी वह पाजेब मिल जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहां पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती जी आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया? क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम यह है नहीं। श्रीमती ने कहा, नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ भूला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी।
मालूम होता था अगर आशुतोष ने चोरी की है तो इसका दोष तो उसका इतना दोष नहीं, बल्कि यह ऊपर हमारे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बच्चों में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आए, यह और भी ज़्यादा भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो, मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक-एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो कठिनाई से के बाद उसने अपना सर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है न छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा, मुंह से बोला, छुन्नू को दी है ना? उसने कहा, हाँ मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व से मैंने उसे गोद में लिया और उसकी माँ की तरफ ले गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच का बोल लिया। पाजेब उसने छुन्नू को दी थी। सुनकर माँ उसकी बहुत खुश हो आई। उन्होंने उसका माथा चूमा, बहुत शाबाशी दी और बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया। अकरज एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा, पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग लो। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा, जाओ बेटा, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा, तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा, पाजेब चुन्नू के पास न हुई तो वह कहाँ से देगा? अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी? और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे? हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ। कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा, जाओ, जहां हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ, पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे के कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा शोक हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ ना सका। मैंने आकर धीरे से कहा, जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा, छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मैंने कहा कि जितने में उसने उसको बेची वह दाम दे देंगे। समझे न, जाओ, तुम कहो तो। छुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम कर नहीं सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ, दी थी। दूसरी ओर से छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला, मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा। खुद भी रोने लगी। कहती जाती थी, हाय रे, अब हम चोर हो गए। कुलच्छनी औलाद न जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई। पड़ोसियों की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी।
और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली? ऐसे कोई भला बात सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उसके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानो जब पाजेब निकलवा दोगे। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति से तो पाजेब नहीं मिल जाएगी। श्रीमती बुदबुदाई हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद चुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उन्हें उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार कर रहा है करता है। वह पाजेब कितने की थी? मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, यह आप क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने चुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा, क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो? चुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया, पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुमने तुम्हें ठीक मालूम है। हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? चुन्नू ने उसका आकार बताया, जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा, देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींच कर तभी धम्म धम्म पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ दूं। मैंने बीच बचाव करके चुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं, और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किन भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा, जाओ बेटा चुन्नू, खेलो। उसकी माँ को कहा, आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। चुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखलाई देती हूँ। एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ? मैंने कहा, छोड़िए भी, बात को बात बढ़ाने से क्या फायदा। सो जो त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह चुन्नू को पीट पीट हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छनी, आज उस धरती में नहीं गाड़ दिया तो तेरा मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टाला। मैं उस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती जी को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना? शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती जी ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े कर देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वह चुन्नू के पास है। इसी तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चों का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए। उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल रहा है। मैंने कहा कि बंसी, जाकर उसे बुला लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वे अभी आते हैं। क्या कर रहा है? चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया। तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह कोई विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना? हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम ना देते? सुनो,
अब से ऐसा मत करना बेटा। कमरे में जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की। क्यों बेटा? पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना? हाँ। और वह चुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी है? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बात नहीं कहा। मैंने कहा, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ। बेटा मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू के ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। इकन्या कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। झपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ, कितनी इकन्या थी और कितना क्या था? वह खड़ा रहा, नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोला। नहीं तो? आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वह नहीं बोला। मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोला नहीं। मैंने जोर से बुलाया, बंसी, यहाँ आओ। इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था। बिना कुछ बोले उसके ओंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे? अब तो अक्ल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन था? दाई तरफ का चौराहे वाला? उसने कुछ ऊँटों में ही बड़बड़ाया, जिसे मैं कुछ समझ ना सका। वे चौराहे वाला बोलो? हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है। फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझाकर कहा, देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ। पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो यह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया, घर की चीज है, दाम लगी है। भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मंगा लेना। दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार ही नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हैं तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा, प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष उस अपने हाथ पैरों के प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी। इतनी सी बात समझते नहीं? प्रकाश, उसे गोद में उठाकर ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार से दिला लेना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 बरस का यह लड़का होने को आया, फिर भी देखा ना कि किसी की बात की उसको समझ नहीं। मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया।
खैर वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता क्या, मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ पकड़ कर ले आओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कस कर 2 चांटे जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा, ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो। दुष्ट! इस बार वह एक आध घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता ना दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर रेखता करना, मुखबर की जरूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता। जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा, कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर दिए जाओगे। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकालकर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कि कोई घबराने की इसमें बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है। ना हो तो छुन्नू को भी साथ ले जाओ, समझे? लेकिन वो सुनकर वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा, बंसी तू भी साथ जा, बीच से लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों इसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातों में लग गया। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्लों में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी तरह कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली, इनमें वह कागज है जो तुमने मांगे थे। और यहाँ यह कहकर उन्होंने अपने बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से उठा कि यह क्या? बोली कि उस रोज भूल से यह एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी। और इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। ये थी कहानी पाजेब जैनेन्द्र कुमार की। थैंक यू पूनम जी।
मुझे पता नहीं मेरा कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा, अपने आप ही बंद हो गया है ये। आपको जी। मतलब मेरा तस्वीर दिख रही है कि नहीं दिख रही, आई डोंट नो। नहीं दिख रही है सर। कुछ पता नहीं, मैंने काफी कोशिश की, ऑन ही नहीं हो रहा है अभी ये। मतलब मेरी तरफ से ऑन है बट इसमें नहीं पता, तो शायद 1 सेकंड के लिए मैं जुड़ के वापस हाँ सुधीर जी, मैं यही कहूंगी कि आप एक बार डिस्कनेक्ट होकर आइए। तब तक मैं बात कर लेती हूँ लोगों से। बिल्कुल, आप करिए, आप शुरू करिए तब तक। जी। तो पूनम, बहुत प्यारी कहानी है और मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। जैनेंद्र कुमार जी की तो भाषा शैली भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं वो जी, और बाल मनोभावों को बड़ा खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं जी। और बहुत सुंदर चैन, बहुत सुंदर कहन। थैंक यू मैम। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाथ किसी ने उठाए हो तो बताइए। राष्ट्री जी, आपका माइक बंद है। हेलो। हाँ जी, संतोष। मैं संतोष वर्मा बोल रही हूँ। मैं भी एक स्कूल में, एयरफोर्स स्कूल में टीचर रही हूँ और आज की कहानी सुनकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि मैंने भी बच्चों के साथ समय बिताया है और बच्चों के तरह तरह के कार्यों को देखा और अनुभव किया है। यह कहानी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ लगी, क्योंकि इसमें बच्चे के मनोभाव जो है वो सामने आए। जबरदस्ती करने से भी बच्चे कई बार सच नहीं बोल पाते, डरते हैं। इस डर को दूर करने के लिए उनको यह शिक्षा देनी होगी कि जो भी कहो साफ और ठीक से कहो और बताओ कि तुमने ये कार्य किया है या नहीं किया है। तो यदि वो खुलकर जवाब देंगे तो माता पिता का मन भी उनके प्रति विश्वास में रहेगा और ये कहानी मन को छूने वाली है और आगे बच्चों के हृदय में दयालुता रखकर, विश्वास रखकर चलने वाली है। लेकिन अंधा विश्वास हम बच्चों पर नहीं कर सकते। विश्वास के साथ साथ हमें सतर्क भी होना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, आपने कहानी बहुत ही खूबसूरत चयन की है, मुझे बहुत अच्छी लगी और नमिता जी की भी कहानी मुझे बहुत प्यारी लगी। धन्यवाद। थैंक यू। राजश्री जी। पूनम जी, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा पर पहले मैंने इसी कहानी का चुनाव किया था। ओह वाओ। जी, क्योंकि ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। मैंने मेरे बच्चों को भी ये कहानी अभी समर वर्कशॉप लिया था बच्चों का, तब मैंने सुनाई थी और इस पर हम लोग नाटक भी करने वाले थे। हमारा थिएटर इंस्टीट्यूट है। हाँ जी। तो इसलिए मैंने ये कहानी चुनी थी और यहाँ पर भी यही चुनी थी मैंने पहले ओके सुनाने के लिए। फिर मन बदल गया और कोई दूसरी मुझे कहानी मिल गई तो वो सुनाने लगी। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी। बच्चों के मनोविज्ञान को बहुत बाल सुलभ तरीके से इसमें समझाया गया है। बिल्कुल। बच्चों की भावनाएं बहुत कोमल होती हैं, लेकिन आई थिंक कई बार बड़े लोग अपना उनके ऊपर बहुत पावर थोपते हैं। जी, जो कि बहुत ही गलत है और उनको दिखाना चाहिए कि हम आप पे विश्वास करते हैं, आप जो कहेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। तो एक बहुत प्यारी रेपो बन जाती है पेरेंट्स या बड़ों के बीच में और बच्चों के बीच में। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, माफ करिएगा। जो कहानी सुनाने का तरीका था, शब्दों का प्रभाव था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सलीके से कहानी सुनाई गई है जो कि मनोभाव को छूती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की है, आज पहली बार मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस नमिता। और मैं इनको प्यार से नमिता दी बोलती हूँ। इनफैक्ट जब भी हमारी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है मैं उनको दी बुलाती हूँ। और मुझे डर लग रहा था नमिता जी, मैं सच बताऊं आपको, मुझे बहुत डर लग रहा था कि शायद मैंने पहली बारी में ही बहुत लंबी कहानी चुन ली है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास था कि शायद मैं ढंग से कर पाऊंगी इस चीज को। बिल्कुल। मैं तो जो स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम्स करती हूँ तो उसमें कहानी चुनने का जो मेरा क्राइटेरिया है वो बड़ा सिंपल है कि जो कहानी मेरे दिल को छूती है मैं बस वही लेती हूँ और वही हम अच्छी और प्रभावी तरीके से सुना पाते हैं। पूनम जी, सही बात।
बिल्कुल। मंजू जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप म्यूट हैं मंजू जी, आप हाँ अनम्यूट। जी। कहानी बेहद खूबसूरत है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से बाल मनोविज्ञान को दर्शाया गया है कि बच्चे मतलब कैसे उस वातावरण में, ना इधर पापा लोग मतलब बड़े लोगों को तो वो लोग कुछ जवाब दे ही नहीं सकते, मगर उनको भयभीत कर दिया जाता है या विवश कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं मतलब कहानी तो है, मगर एक जरूर हाँ, जो भी माँ बाप है उनको ये एक मैसेज इससे इन कहानी के माध्यम से एक मैसेज जाता है। अपने सबसे पहले तो हम अपने बच्चों पर पूर्ण विश्वास करें। उनको मैं आज खासकर आजकल के इस दौर से मैं गुजरती हुई देखती हूँ, आजकल के इस गुजर में माँ बाप के पास समय ही नहीं है। ये कहानी जबकि भी लिखी गई होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आजकल का जो दौर मैं देखती हूँ, पेरेंट्स के पास समय नहीं है। वो क्या होता है, वो इतनी बिजी हैं, इसलिए वो कर क्या रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं और दे वांट टू फुलफिल देयर विशेस ऑफ द चिल्ड्रन। एट द सेम टाइम अगर वो उनके तरफ विश्वास, उनको प्यार देने के लिए समय नहीं है। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, प्यार और विश्वास जिसके पास मिल गया उस तरफ झुक जाएंगे, वो चाहे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो। चाहे अगर वो घर में काम करने वाली बाई भी होगी और उसकी तरफ से उसे बहुत प्यार मिल रहा होगा, विश्वास, तो उस तरफ झुक जाएंगे। ये कोमल सी डाली होती है। तो ये कहानी हमें इस मैसेज देती है कि अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए, पहले तो उनको अपनी बात करने का मौका दीजिए। ये नहीं कि हम थोपते जा, ये पहले होता था, ये मैंने पहले काफी देखा है घरों में कि बच्चे एक तो ज्यादा, उस वक्त की कहानी अलग थी और आज का दौर अलग है। उन दिनों माँ बाप के पास बच्चों की संख्या ज्यादा होती थी और तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते थे, इसलिए वो बच्चों को समय नहीं देते थे। आजकल समय ही नहीं है बच्चों के माँ बाप के पास, इसलिए वो समय नहीं दे पाते। इन सब में पिसता बच्चा है। तो ये जो कहानी है, ये इतनी खूबसूरत तरीके से इसमें बच्चों का मनोवैज्ञानिक रूप दिखाया गया है कि हमको वाकई में उस लेखक की जितनी तारीफ करें उतना कम है। और ये हम हर कहानी जब कहते हैं उसके साथ हमें उसका मैसेज जोड़ना चाहिए कि कहानी हमें कहना क्या चाहती है। हमने कहानी तो पढ़ लिया, सुन लिया, एट द सेम टाइम अल्टीमेटली व्हाट इज द मैसेज। तो हमें अभी आपने जो नमिता जी ने भी जो कहानी बताई बहुत खूबसूरत है भाई, कि आपकी माता जी बड़ी हो गई हैं, उन्होंने अपने समय पे उन्होंने अपने अपने घर के लोगों की सेवा की है। नाउ शी वांट्स कि भाई मुझे कोई तरफ दे। तो ये भी एक मैसेज है कि आप कितने भी व्यस्त हो, थोड़ा सा कुछ समय निकालिए अपने बुजुर्गों के लिए, कुछ समय निकालिए। अब इस बुजुर्गता पे जब आके उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कपड़े लत्ते सोना चांदी कुछ नहीं है, वो चाहते हैं बच्चों का प्यार, बच्चे साथ बैठे। यही सेम कहानी इस दूसरी जो उन्होंने सुनाई वो उल्टी तरफ से, बच्चे चाहते हैं कि हमारे बाबा बाप हम पे विश्वास करें, प्यार करें। तो बहुत सुंदर कहानी है, थोड़ी सी लंबी जो मुझे जरूर लगी, मगर उसका वो जब तक उतनी बड़ी कहानी ना लिखा जाए उसमें हम मनोभावों को पूरी तरीके से दर्शा नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही अच्छी कहानी दोनों को दोनों। इसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।